अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बच्चा? आप सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से हों। वेलकम है आपका फिर से वैली इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां बच्चों हम आपके साथ हमेशा शाना बजाना खड़े होंगे और यहां तक कि आपके एग्जामिनेशन के लास्ट मिनट की जो प्रिपरेशन है उस समय तक हम आपके साथ हैं। हमने ऑलरेडी क्लास 8 का टर्म सेकेंड के जो पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर्स थे उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब जो हम आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये और फिर से 2 चैप्टर्स हैं, आपके टर्म सेकेंड के हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्टी इन 2 चैप्टर्स में कहीं ना कहीं हद तक आपको हुई होगी और लास्ट मिनट पे इन 2 चैप्टर्स को पढ़ लेना एक तो हमें मार्क्स गेन करने में भी अच्छा खासा मदद करेगा, एंड सेकेंड थिंग आपको उधर जो क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो मैंने यहां पे डिस्कस किए हुए हैं और वो भी आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। सो बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम यहां पे 2 चैप्टर्स आज फिर से पढ़ रहे हैं। एक जो अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और अगर दूसरे चैप्टर की ओर देखा जाए बेटा, इट्स अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। दोनों चैप्टर्स का कंसेप्ट और सब टॉपिक्स मैंने डील किए हुए हैं। जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चंस तक हमने डील किए हुए हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ओर देखते हैं। अगर आपको याद हो, मैं इसका एक ग्लिम्प्स आपको देना चाहूंगा। अगर आपको याद हो बेटा, तो यही तो वो चैप्टर है जिसमें बेचारी शांति के ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि शांति ने की है चोरी। शांति ने चोरी की है, वो भी एक गोल्डन नेकलेस चुराया है और वो गोल्डन नेकलेस या चेन जो है किसकी? मिसेस शिंदे की। ऐसा ही स्टोरी हमें इस अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मिला। स्टोरी क्यों हमें सुनाई जा रही थी या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मतलब क्या बनता है, हमें यह बोला जाता है या हमें यह समझाया जाता है इसमें कि अगर आप कभी भी देखो कि पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार कर रहा है या पुलिस वाले ने किसी को गिरफ्तार किया या पुलिस स्टेशन के द्वारा कोई ऐसा बंदा है जिसको पकड़ा गया पुलिस वालों के द्वारा, तो उधरी पे कंक्लूजन नहीं निकाला, उधरी पे कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए पहले जब तक कि उसको यह साबित ना किया जाए कि हां वो गुनहगार है। और गुनहगार साबित करने वाले पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस स्टेशन नहीं है, बिल्कुल जस्टिस सिस्टम यानी कि अदालत उसका फैसला करेगी। स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें बेटा, इसमें मैंने अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे पहले यहां पे लिखा है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 एक फंडामेंटल राइट है और इस फंडामेंटल राइट में हमें यह बताया गया है दैट अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए और अगर किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई भी अरेस्ट करे यानी कि पुलिस द्वारा उसको अरेस्ट किया जाए और फाइनली वो ऑब्वियसली कोर्ट में पेश किया जाए, देन आर्टिकल 22 उसको बोलता है दैट आपके पास एक राइट है। क्या हक है? कि आप अपने लिए एक डिफेंस लॉयर
को ला सकते हो। यानी कि आप अगर चाहो तो आपको वकील चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। आपको आर्टिकल 22 के तहत यह बताया जाता है कि अगर आप पे इल्जाम लगाए गए हैं, अगर आपको पकड़ा गया है, आपको चिंता करने की कोई भी दिक्कत नहीं है, या आप चिंता न कीजिए। आपको बाज़ाबिता आर्टिकल 22 ये बताता है, फंडामेंटल राइट आपको ये बताता है दैट यू हैव गॉट द राइट, आपके पास ये हक है। क्या हक है? दैट आप अपने लिए एक लॉयर अवेल कर सकते हो और उसके बाद वो लॉयर आपका केस कोर्ट में लड़ेगा। ठीक, ये मैंने पहले समझा, जरूरी आपको बताना। उसके बाद हो सकता है कोई ऐसा मुल्जिम, कोई ऐसा जिसको पकड़ा गया और अरेस्ट करने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट बनी, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और फाइनली उसको लाया गया कोर्ट में। जब कोर्ट में लाया गया, बेटा उसके पास इतने पैसे नहीं थे। दैट पर्सन और दैट एक्यूज जिसको पकड़ा गया है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लॉयर को हायर कर सके, वो वकील को हायर कर सके, वो वकील की फीस चुकता कर सके। उसके पास उतने पैसे नहीं है। तो अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो लॉयर कहां से लाएगा? और उसके लिए हमारे पास आर्टिकल 39A आता है। यानी कि हम इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोल सकते हैं, जहां पे बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने प्लेसेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट। उन्होंने रियासत पे, स्टेट पे एक ड्यूटी लगाई है। क्या ड्यूटी? टू प्रोवाइड अ लॉयर। भाई लॉयर दे दीजिए तो एनी सीजन हर एक व्यक्ति को हु इज अनएबल टू एंगेज on one due to poverty or other disability। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि भाई उसके पास पैसे नहीं है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि वो लॉयर को अवेल नहीं कर सकता, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसके पास लॉयर को फीस देने के लिए पैसे नहीं है, वो लॉयर को अवेल नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे, उस समय पे आर्टिकल 39A कानून का आता है। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A आता है, जो बता देता है या जो ये जिम्मेवारी रियासत पे रख देता है कि भाई उस शख्स के लिए एक लॉयर अवेल कीजिए। दो कंसेप्ट्स मैंने समझाए। एक आर्टिकल 22 जिसमें बताया गया दैट एवरी पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड हैज गॉट द राइट टू अवेल अ डिफेंस लॉयर। सेकंड, इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू अवेल द डिफेंस लॉयर, इफ अ पर्सन हैज नॉट दैट मच ऑफ बग्स in his or her pocket that he or she cannot afford the lawyer, then article 39A comes as a protection for that person। और वो उसको बताता है that आपके लिए रियासत खुद लॉयर अवेल करेगा। क्योंकि इसकी मिसाल आपके इसी बुक में, आपके इसी चैप्टर में है बेटा। क्या आपको पता था शांति और उसके भाई के पास पैसे नहीं थे लॉयर के लिए, तो ऑब्वियसली एडवोकेट कमला रॉय सामने आ गई और उन्होंने बाज़ाब्ता इनका केस लड़ा। क्यों? उसको स्टेट ने अवेल किया। डन। उसके बाद जब भी कोई जुर्म होता है, जुर्म बोले तो जब भी कोई क्राइम अगर होगा, तो याद रखना क्राइम में या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसको बाज़ाब्ता पुलिस तक ले जाना, उसके बाद कोर्ट तक ले जाना, इसमें आपको 4 की प्लेयर्स मिलेंगे। यानी कि 4 ऐसे व्यक्ति जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, जो क्राइम के या जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बाज़ाब्ता इन्वॉल्व है, जिनका एक निहायत ही उम्दा रोल, एक अहम रोल है। सबसे पहले द पुलिस। भाई पुलिस का काम सबसे पहले, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम, उसके बाद डिफेंस लॉयर का काम, एंड फाइनली जज का काम। यानी कि जब भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में जानो, जब भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में पढ़ो, जब भी कहीं पे क्राइम हो, तो याद रखना द 4 की प्लेयर्स विल बी इन्वॉल्व इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, द पुलिस, the defense lawyer, the public prosecutor and the judge। पुलिस का काम क्या है, इसीलिए मैं यहीं पे आपको ये समझा दूंगा so that आपको चैप्टर इजी लगे बहुत ही ज्यादा। पुलिस का काम क्या है? ऑब्वियसली जब भी कभी भी कोई जुर्म हो,
जब भी कभी भी कहीं पे कोई जुर्म हो, या तो पुलिस अपनी आंखों से देखेगी या तो पुलिस को कोई इत्तला करेगा कि भाई यहां पे ऐसा जुर्म हुआ है। तो इसीलिए उसको सबसे पहले दर्ज करना होता है FIR। आपने सुना होगा FIR लॉन्च हो गया। FIR बोले तो फर्स्ट, पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका मतलब भाई जुर्म के बारे में सबसे पहली इत्तला, जुर्म के बारे में सबसे पहला इंफॉर्मेशन। सो पुलिस सबसे पहले रजिस्टर करती है FIR। या तो पुलिस ने खुद देखा होगा या तो पुलिस के पास कोई आएगा कि भाई यहां पे ऐसा ऑफेंस हुआ है, ऐसा जुर्म हुआ है, और जो FIR दर्ज करेगा उसका बाज़ाब्ता नाम भी होगा, और अगर विटनेस भी हुए तो विटनेस का नाम भी होगा, और ये काम है पुलिस का। ठीक, अब जब विटनेस होगा, जब जिसने जुर्म किया होगा उसका नाम भी बता दिया जाएगा, जिसने ये इंफॉर्मेशन बताई उसका नाम भी बता दिया जाएगा। तो याद रखना बेटा, इसके बाद पुलिस का काम क्या है? ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस वो अरेस्ट करेगी उस व्यक्ति को जिसने जुर्म किया होगा, और अरेस्ट करने के बाद सबूतों और गवाहों के बिना पर वो फाइल करेगी चार्ज शीट। Sir, what do you understand by this charge sheet? It means that the crimes that have been attempted, that have been done by that person who was involved in the crime, और एक चार्ज शीट, शीट बोले तो एक पेपर, चार्ज शीट, क्या क्या इल्जामात इस पे है, क्या क्या इसने जुर्म किया है, पुलिस का काम यहां तक होता है बेटा। उसका काम इसके बगैर और कुछ नहीं। पुलिस इज नॉट हैविंग द जॉब to decide whether who is criminal, whether who is the criminal and whether who is not the criminal। पुलिस का काम ये नहीं होता। पुलिस को मौके वारदात पे पहुंचना है, सबूत और गवाह इकट्ठे करने हैं, चार्ज शीट बनाना है, एंड फाइनली कोर्ट में केस को पहुंचाना है। उसका काम और कुछ नहीं। पुलिस इज नॉट द डिसाइडर। पुलिस के पास ये हक नहीं कि वो बोलेगा कि भाई इसके द्वारा है या यही मतलब मुल्जिम है। नो, पुलिस ये बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन विच वी हैव डन। हमारे अनुसार उनका सिर्फ ओपिनियन चाहिए। दे आर नॉट द डिसाइडर। हो गया पुलिस। सर ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? अब यहां पे याद रखना, ऐसे क्राइम्स, ऐसे क्राइम, ऐसे जुर्म जो सोसाइटी के खिलाफ हो, कुछ ऐसा जुर्म जिससे समाज को खतरा हो, कुछ ऐसा जुर्म जो समाज के लिए खतरनाक हो। फॉर एग्जाम्पल से बेटा, लाइक सपोज एसिड अटैक, like suppose eve teasing, like suppose sexual offense, like suppose theft, चोरी, जहां पे किरदार की कुछ हो, जहां पे ईव टीजिंग, जहां पे आप या किसी व्यक्ति या किसी गर्ल को हरास किया जाए, जहां पे एसिड अटैक हो, ऐसे जुर्म जो समाज के लिए खतरनाक हो। फॉर एग्जाम्पल से मिसेस शांति के द्वारा, सॉरी मिसेस शिंदे के द्वारा बताया गया था दैट मेरे यहां नेकलेस चोरी हुआ है, चोरी करने वाली शांति है। अब वो बात की बात है कि शांति चोर थी या नहीं थी, लेकिन मैं ये समझा रहा हूं चोरी तो समाज के लिए खतरनाक है। आज एक घर में चोरी हुई, कल हो सकता है दूसरे घर में चोरी हो, और इसीलिए ऐसे क्राइम जो होते हैं वो समाज के खिलाफ क्राइम होते हैं, यानी कि वो पूरे इंसानियत, पूरे समाज के रिलेटेड क्राइम होता है, और उसके लिए या उन क्राइम्स के खिलाफ उठने वाले को या वो केस संभालने वाले को पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। पब्लिक जो लोगों को रिप्रेजेंट करे। Public prosecutor is a kind of a lawyer, is a kind of a prosecutor who contest the case, या जो केस लड़ता है, who fights the case, लेकिन रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, समाज के इंटरेस्ट को वो रिप्रेजेंट करता है। वो इस चोर के खिलाफ होता है, वो इस एसिड अटैकर के खिलाफ होता है, वो इस ईव टीजर के खिलाफ होता है, वो इस सेक्सुअल ऑफेंडर के खिलाफ होता है। तो ये है पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
इसका काम है पूरे समाज को रिप्रेजेंट करना। लेकिन हां, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, दैट डिफेंस लॉयर पढ़ने से पहले आपको यह समझाना चाहूंगा दैट ये तो काम है। ये काम है किसका? ये काम है बेटा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। डिफेंस लॉयर का काम क्या है? डिफेंस लॉयर का काम यह है दैट उसको डिफेंड करना है। सर किसको डिफेंड करना है? एक्यूज को। एक्यूज बोले तो जिसको पकड़ा गया है। क्योंकि आपने अभी देखा, हो सकता है शांति की तरह, शांति ने तो चोरी नहीं किए थे, लेकिन जो सबूत मिले थे, जो सबूत एविडेंसेस कलेक्ट किए थे मिसेस शिंदे ने, वो शांति के ही अनुसार जा रहे थे, या वो ये डिपेक्ट कर रहे थे कि शायद शांति ही चोर है, लेकिन असल में फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो दैट इज व्हाई मैंडेटरी दैट द एक्यूज्ड शुड अवेल द डिफेंस लॉयर, जो उसका केस लड़े, डिफेंड करे, डिफेंड करने के बाद यह प्रूव कर सके दैट उसके द्वारा जुर्म नहीं किया गया। दैट इज व्हाई एवरी पर्सन हु इज बीइंग अरेस्टेड अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ही और शी हैव द राइट टू अवेल द डिफेंस लॉयर। हो गया डिफेंस लॉयर। और उसके बाद जज। जज का काम क्या है? ऑब्वियसली जज ही तो मेन प्लेयर है, बिकॉज जज का काम है फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल सर क्या मतलब? ये मैं आगे समझा दूंगा। फेयर जिसमें कोई चोरी ना हो, जिसमें कोई पार्शियलिटी ना हो, जिसमें कोई बायसनेस नहीं हो। क्यों? यानी कि मेरे कहने का मकसद है फेयर ट्रायल ऐसा मुकदमा जिसमें जिस पे अटैक हुआ है उसको भी अच्छे से सुना जाए, या जिसके द्वारा अटैक किया गया हो उसको भी अच्छे से सुना जाए। जज पहले पूरे एविडेंसेस देखता है, जज पहले पूरे सबूतों गवाहों को सुनता है और उनको मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला सुनाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे देखते हैं बेटा। सो याद रखना, रोल ऑफ द पुलिस investigating a crime or in investigating a crime, if you will get the question, अगर क्वेश्चन आ जाएगा, वही जो मैंने आपको बोला, important function of the police is investigate any complaint about the commission of a crime। उनका काम ही है ये देखना, investigate करना जहां पे क्राइम हुआ हो। and investigation इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स, सबूतों गवाहों को या एविडेंसेस को कलेक्ट करना। एविडेंसेस कलेक्ट करना ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, और उसके बाद अपना ओपिनियन देना। वो डिसाइडर नहीं है, उनको सिर्फ ओपिनियन देना है। पर्टिनेंट टू मेंशन हियर, जरूरी अनिवार्य है यहां पे मेंशन करना। इट्स नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस। ये पुलिस का जॉब नहीं है टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। उनका काम ये नहीं है कि भाई वो बोलेंगे यही कसूरवार है या ये कसूरवार नहीं है। उनका काम ये नहीं है, उनको सिर्फ अपना ओपिनियन देना है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ विटनेस। इसीलिए अब यहां पे कुछ अनिवार्य चीजें जो हो सकता है क्वेश्चन आए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, कुछ गाइडलाइंस उन्होंने दी। कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाए, कहीं ऐसा ना हो उठा दिया जाए और इसको यह भी ना पता हो कि इसको किस बात पे उठाया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो अगर इसको उठाया गया फिर इसको लॉयर अवेल नहीं करने देंगे, या इसको कोर्ट नहीं ले जाएंगे, या इसकी सुनी नहीं जाएगी, या इसको कस्टडी में मारा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ गाइडलाइंस आ गई, या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस पुलिस वालों को दी जिनको फॉलो करना अनिवार्य है। या इसके बावजूद भी एक वेस्ट बंगाल का था, या बंगाल का था बीके बासु, उनके द्वारा भी कुछ गाइडलाइंस दी गई। और वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से। इसीलिए द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस जो पुलिस वालों को जरूरी फॉलो करनी है। क्या फॉलो करना है? आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटीज टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। क्या राइट दिए जाते हैं? सबसे पहले राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। भाई जब उसको अरेस्ट किया जाएगा, अनिवार्य है कि आपको बताना है उसको कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया है, किस बात पे आपको अरेस्ट किया गया है। और नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको मैजिस्ट्रेट जज के पास उसको पहुंचाना है भाई, ताकि
वो भी अपना लॉयर अवेल कर सके। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड, उसको मारने की या उस पर टॉर्चर करने की कोई भी गाइडलाइन नहीं है भाई। उसको मारना नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, सजा देने वाला कोर्ट है, पुलिस नहीं। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, यानी कि अगर कोई जुर्म एक्सेप्ट किया गया कस्टडी में, उसको कोर्ट कभी भी एविडेंस नहीं मानती। क्यों? हो सकता है वो ये बोले कि इसको प्रेशराइज किया गया है पुलिस स्टेशन में। सो इसीलिए अ बॉय अंडर 15 years of age and a woman cannot be called to the police station only for questioning। यानी कि अ बॉय अंडर 15 years of age, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को और एक औरत को पुलिस स्टेशन में भाई पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। ये तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइंस। हो सकता है यू वुड गेट द क्वेश्चन, व्हाट वर द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड। सीधा आंसर ये रहेगा दैट क्या भाई, अरेस्ट करने के टाइम उसको बोलिए 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के पास ले जाइए। वुमेन और 15 साल के बच्चे को क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाएंगे। आप उनको इल टॉर्चर या आप उनको मार नहीं सकते कस्टडी में। और इसीलिए आपके पास डी.के. बासु की गाइडलाइंस है। डी.के. बासु की गाइडलाइंस बहुत ही बढ़िया गाइडलाइंस थी। डी.के. बासु के द्वारा जबरदस्त गाइडलाइंस क्या दी गई, उनने बोला, या जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई भी किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंप्लीमेंट भी किया। भाई अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया या जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहे हो, पुलिस जा रही है अरेस्ट करने, तो अनिवार्य है वो यूनिफॉर्म में हो, यूनिफॉर्म के साथ साथ नेम प्लेट लगा हुआ हो, नेम प्लेट के साथ साथ उसको बता दिया जाए कि आपको किस बात पे अरेस्ट किया जा रहा है। सेकेंड थिंग, अगर उसको वहां पे कोई नहीं है तो उसको ये हक दीजिए कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने वेल विशर को फोन करे कि मुझे अरेस्ट किया गया है। ये डी.के. बासु के द्वारा गाइडलाइंस है। और जब वो अरेस्ट किया जाए, जो वहां पे हो या जो उसके साथ हो, एक तो अरेस्ट पर्सन वो भी साइन करे कि हाँ मुझे अरेस्ट किया गया, और एक गवाह उसके साथ, एक दो गवाह जो ये देखे कि हाँ भाई इसको अरेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब दैट राइट टू बी इन्फॉर्म्ड टू द रिलेटिव्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड टू द अरेस्टेड पर्सन दैट यू आर गोइंग टू अरेस्ट ऑन दिस क्राइम। देखो, the police officials who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification and name tags with their designation। बराबर वही, a memo of arrest should be prepared at the time of arrest by बाज़ाब्ता and should include the time and date of arrest। It should also be attested by at least one witness who could include a family member of the person। The arrest memo should be countersigned by the person arrested। ये तो डी.के. बासु गाइडलाइंस है। द पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड, जिस पर्सन को पकड़ा गया और बीइंग इंटरोगेटेड, जिसको इंटरोगेशन हो गया, या हैज द राइट टू बी इन्फॉर्मर टू अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। भाई आप अनिवार्य है पुलिस वालों के लिए, आपको चाहिए, आपको बताना है उस अरेस्टेड पर्सन को कि अगर आपको किसी रिश्तेदार को कॉल करना है, अगर आप चाहते हैं किसी रिश्तेदार को कॉल करना, तो बिल्कुल कर लीजिए। आप अपने रिश्तेदार को कॉल कर लीजिए। आपको हक देता है सुप्रीम कोर्ट कि हाँ, आपको जब अरेस्ट किया जाएगा आपके साइन हमें चाहिए। व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest। यानी कि जब एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा हो, अब अगर उसके रिश्तेदार वहां पे नहीं है उस जिले में जिस जगह पे उसको अरेस्ट किया जा रहा हो, तो 8 से 12 घंटे में अनिवार्य है पुलिस वालों के लिए कि उसके रिश्तेदार को बता दिया जाए वेन्यू ऑफ कस्टडी, कहां ले जा रहा है उसे, अरेस्ट किस प्लेस पे किया गया, कब किया गया, ये अनिवार्य है। एंड दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन योर मॉडल पेपर, व्हाट वर द डी.के. बासु गाइडलाइन। सिंपल, इजीली लिख सकते हो, पॉइंट वाइज अटेम्प्ट कर लेना। डी.के. बासु गाइडलाइंस और कुछ नहीं थी, बल्कि जब अरेस्ट किया जा रहा हो व्यक्ति को बता दिया जाए, जो अरेस्ट करने जा रहा हो विद यूनिफॉर्म नेम प्लेट डेजिग्नेशन रखे हो, जब अरेस्ट किया जा रहा हो भाई इस अरेस्टेड व्यक्ति को यह हक दिया जाए वो अपने किनको, वो अपने रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर सके। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक समझ आ गया ना बेटा। अब आगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑलरेडी समझाया है
क्या? दैट, हाँ देख लीजिए, इट इज विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR दैट पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट। ऑब्वियसली जब FIR होगा, जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगी, जब पुलिस वालों को यह बता दिया जाएगा कि क्राइम हुआ है, तभी तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ना, अदरवाइज वो कहां से इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इसी तरीके से द लॉ स्टेट्स दैट इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन FIR व्हेनेवर अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस बोले तो जिसको माना जाता हो कि ये जुर्म है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे क्राइम की, तो अनिवार्य है पुलिस वालों के लिए कि सबसे पहले दर्ज किया जाए किसको? FIR को। सो ऑब्वियसली वही पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं। FIR यूजुअली मेंशंस द डेट, टाइम, प्लेस ऑफ ऑफेंस, जरूरी है, और जिसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई हो, इफ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेस इज ऑल्सो मेंशन्ड, जरूरी है। द FIR ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, जिसके द्वारा कंप्लेंट की गई उसका भी नाम, और if there's a prescribed form in which the police registers an FIR and it is signed by the complainant, एक फॉर्मेट होता है FIR का। एंड हो सकता है if you would get this question, what do you understand by the FIR? Simple, FIR gives us the report about the crime, usually either या तो ये verbally होगी नाम से, या तो written, डन। उसके बाद इसको रजिस्टर करने वाले कौन है? पुलिस। या तो पुलिस खुद दर्ज करेगी FIR, या तो कोई पुलिस को इंफॉर्मेशन देगा, यही तो FIR में है। अब होगा रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, रोल ऑफ द जज, डिफेंस लॉयर। मैंने यहां पे आपको बोला भी है, डिफेंस लॉयर का काम क्या होता है? डिफेंस लॉयर का काम टू डिफेंड द एक्यूज्ड पर्सन, और उसको भी अपना काम बिल्कुल उम्दा तरीके से करना होता है। वो भी बहुत ज्यादा सबूत, गवाह इकट्ठे करने की कोशिश करता है। इफ हिज क्लाइंट इज, अगर उसका जो क्लाइंट है या जिसको पकड़ा गया है उसने जुर्म नहीं किया है, तो अनिवार्य है वो हर एक कोशिश करेगा अपने क्लाइंट को बचाने की। देखिए रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैंने अभी आपको बोला था क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज पब्लिक रॉन्ग। जब भी कोई जुर्म हो तो ऑब्वियसली इसका मतलब ही है कि वो पूरे समाज के साथ जुर्म हुआ है। व्हाट इज मेंट बाय दिस? इसका मतलब क्या है? इट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट अफेक्टेड, भाई ये सिर्फ उसके खिलाफ नहीं जिसके साथ ये हुआ है, बट अगेंस्ट द सोसाइटी, पूरे समाज के साथ ये जुर्म है। इन कोर्ट इट्स द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही है हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट बोले तो समाज को जो रिप्रेजेंट करने वाला होता है वो कोई और नहीं बल्कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर, भाई इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम कब शुरू होता है? वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन, जो ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी, जो ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म करेगी, वो कोर्ट में अपने केस को भेजेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम शुरू हुआ। व्हाट इज द रोल ऑफ जज? जज तो बिल्कुल अंपायर है। अंपायर क्या देखता है? क्या सही ये बॉल गलत थी या सही थी, क्या सच में LBW है या नहीं, हर एक चीज को देखता है। इसी तरीके से ये जज होता है जो कि एक ट्रायल इम्पार्शियल करता है। इम्पार्शियल बोले वो किसी की साइड नहीं लेता, वो एक्यूज या ऐसा जो विक्टिम होगा जिस पे गुजरी होगी वो उसकी साइड नहीं लेता कि भाई ये विक्टिम है बेचारा मैं इसी की साइड लूंगा, नहीं, वो पहले दोनों को सुनता है, दोनों के सबूतों और गवाहों को देखता है और उसके बाद अपना फैसला सुनाता। एंड in an open court, the judge hears all the witnesses and any other evidence present by the prosecutor and the defense. प्रोसिक्यूटर यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफेंस लॉयर के द्वारा जो सबूत, गवाह सब कुछ होंगे वो सब कुछ पहले देखता है और देखने के बाद ही अपना फैसला सुनाता है। नाउ द लास्ट दैट इज द फ्री ट्रायल। फ्री ट्रायल बोले तो, या सॉरी असल में फ्री ट्रायल नहीं है बेटा, याद रखना, इट्स यहां पे फेयर ट्रायल है। अगर फेयर ट्रायल की ओर देखें, फेयर ट्रायल बोले तो एक ऐसा मुकदमा जहां पे जो विक्टिम है यानी कि जिस पे गुजरी है और जो एक्यूज्ड है यानी कि जिस पे इल्जाम लगाया गया है, चाहे वो जुर्मवार हो या ना हो वो बात की बात है, दोनों को मौका दिया जाए सुनने का, दोनों को मौका दिया जाए भाई अपने लॉयर को लाने का, दोनों को मौका दिया जाए अच्छे से अपने कोर्ट में आने का, और दोनों को बाज़ाब्ता कोर्ट ये बाज़ाब्ता इंफॉर्मेशन दे कि आपके खिलाफ केस हुआ है, एक्यूज को आप आ जाइए, आप लॉयर को लाइए, अगर आपकी गलती नहीं है तो हमें प्रूव करके देखिए, यानी कि
फेयर ट्रायल बोले तो जहां पे बोथ are given the same and equal opportunity in order to present themselves before the honorable court. This is the criminal justice system. कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? आई होप दैट द अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड इवन दो आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी सब टॉपिक ऑफ दिस, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब बेटा हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. मार्जिनलाइजेशन को समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा. अगर हम समझेंगे दैट सोशली मार्जिनलाइज्ड किसको बोलेंगे, बिकॉज आपका इनमें विद इन टेक्स्ट ही क्वेश्चन आता है सोशली मार्जिनलाइज्ड. तो आपको पता होगा एक सिंपल सी एग्जांपल दैट सोशली मार्जिनलाइज्ड या मार्जिनलाइजेशन का मतलब हुआ दैट टू कीप अवे, अलग रखना किसी को, डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना. अब आप किस बारे में, किस मतलब हिसाब से भेदभाव? भेदभाव ऑन द बेस ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, किस हिसाब से भी भेदभाव करें. मार्जिनलाइज्ड बोले तो जिनको अलग किया गया होगा, हु आर बीइंग केप्ट एट फ्रिंज, उनको कोने में रखा गया होगा. ये सोशली मार्जिनलाइज्ड आपके हर एक जिंदगी के तस्वुर में है. फॉर एग्जाम्पल से मेरे कहने का मकसद है, क्लास में 10-20 बच्चे हैं, मान के चलिए 10, 15, 18 बच्चे क्रिकेट को पसंद करते होंगे और 2 ऐसे बच्चे जो किसी और गेम को करते होंगे, तो ऑब्वियसली उनकी कोई वैल्यू नहीं, दे आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड. हो सकता है भाई किसी बहुत सारे क्लास की हैबिट्स सोच सेम हो, 2 की सेम नहीं हो, 3 की सेम नहीं हो, तो उनको अलग कर दिया जाता है और उनको कुछ अलग नजर से देखा जाता है, ऑब्वियसली मार्जिनलाइज्ड. इसका मतलब हम ये ही समझते हैं टू सम एक्सटेंट दोज हु आर बीइंग एट माइनॉरिटी, जो कम तादाद में होंगे या जिनकी तादाद कम होगी या जो आम बाकी व्यक्तियों की तरह नहीं होंगे या जो समाज में जबरदस्त बढ़ चढ़ कर जो कस्टम्स होंगे जिनको मेजॉरिटी फॉलो करते होंगे, अगर उनको फॉलो न करने वाले मिले या वो सोच अडॉप्ट करने न वाले मिले, तो ऑब्वियसली उन्हीं को हम मार्जिनलाइज्ड बोलेंगे. एंड पर्टिकुलरली इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं किनके बारे में? आदिवासी के बारे में. आप उनको ट्राइबल्स भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं. इसी तरीके से एक और कम्युनिटी जो मुस्लिम्स है. आदिवासी असल में वो लोग हैं जो रहते थे करीब फॉरेस्ट के या जो फॉरेस्ट में ही रहते थे, जंगल में ही रहते थे. उनका रहन सहन हर एक चीज जंगल से ही था, वो जंगल में ही पले थे या ये मान के चलिए कि जंगल उनका घर था, वो जंगल में ही रहते थे, जंगल में ही गुजर बसर था, जंगल से ही सब कुछ ले लेते थे. या ये मान के चलिए उनका रिलीजन हमारे जैसा मुस्लिम, हिंदू मेजॉरिटी ऐसा नहीं था या उनका क्रिश्चियनिटी नहीं था, इस्लाम नहीं था. Then they used to worship their ancestors, जो उनके जदे पत्री थे, जो उनके ancestor generations थे या जो उनके पिछले वो आबा व अजदाद थे, वो उनको पूछते थे. और आदिवासी का लिटरल मीनिंग क्या है? ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स. ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स बोले तो आदिवासी लिटरल मीनिंग बोले तो ओरिजिनल, असली इनहैबिटेंट्स, रहने वाले, असली रहने वाले, असली रहने वाले. दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ आदिवासी. आदिवासी यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट, उनका रहन सहन फॉरेस्ट में था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉलोनियल टाइम पे इवन दो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कई बार फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट, फॉर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, इनको फॉरेस्ट से निकाला गया. दे वर फोर्स्ड टू डू दैट काइंड ऑफ द एक्टिविटीज. इनको ऐसा काम कराया गया जिसके बारे में पता नहीं थी. क्यों? बिकॉज इनका लाइफ या इनकी जिंदगी क्या थी? जंगल. जस्ट लाइक दैट, जंगल में ही वो, जस्ट लाइक दैट जिसको हम बोलेंगे जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां. बिकॉज दे वर somehow what you call as that side, they were somehow different from rest of the society. Their livelihood was wholly and solely dependent on the forests. When they were displaced, जब इनको निकाला गया, जब जंगल से इनको निकाला गया, जब उनको से कामों में रखा गया जिन कामों की जानकारी इनकी नहीं थी, then obviously they became marginalized.
मार्जिनलाइज्ड क्यों? बिकॉज कॉमन सेंस ही बात है, ये फॉरेस्ट में थे, अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, अपनी कम्युनिटीज में थे, लेकिन अब इनको बाहर निकाला गया, फॉरेस्ट से बाहर निकाला गया। ये ऑब्वियसली या तो रूरल गांव में आ गए या तो अर्बन शहरों में आ गए, लेकिन इनके कस्टम्स डिफरेंट थे, इनकी बोलियां डिफरेंट थी, इनका रिलीजन डिफरेंट था समाज से, और इनको एक छोटी नजर से देखा गया। देन ऑब्वियसली दीज आदिवासीज became marginalized because क्यों? सोशो और इकोनॉमिक डेवलप्ड नहीं थे, समाज के एतबार से ये डेवलप नहीं थे, मईशी पैसों के एतबार से ये डेवलप्ड नहीं थे ये आदिवासीज। तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे ही दैट दीज आदिवासीज वर मार्जिनलाइज्ड। ही तो यहां पे लिखा हुआ है बेटा, दैट फॉर आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। अगर देखा जाए सबसे पहले फॉरेस्ट्स वेयर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स। ऑब्वियसली जंगल हर एक एम्पायर के लिए भाई जरूरी था, सेटल्ड सिविलाइजेशंस के लिए जो एक ही जगह रहते थे उनके लिए जंगल जरूरी था। क्यों? जंगल से बहुत सारी चीजें मिल रही थी, जंगल से बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे थे, और जंगल की नॉलेज सिर्फ थी आदिवासीज को। और इसीलिए अर्लियर एम्पायर्स, राजा लोग जो थे वो आदिवासीज पे डिपेंडेंट थे, वो आदिवासीज की बड़ी इज्जत करते थे, क्योंकि जंगल से जो कुछ भी चीज लानी होती थी, दे वर अंडर द occupation of, they were under dominance of Adivasis, and Adivasis used to give them everything whatever they needed, because they were given respect by the empires, they were given respect by the civilization। लेकिन unfortunately चीजें बदल गई जब colonization या जब ब्रिटिश राज हुआ। Adivasis had a deep knowledge of access to as well as control over most of these vast tracts। आदिवासीज को जंगल पे जबरदस्त अबूर हासिल था। देन दिस मेंट दैट दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट्स। इसका मतलब ये आदिवासीज पे कोई रूल नहीं कर रहा था, इंस्टेड एम्पायर्स हैवीली डिपेंडेंट ऑन देम। देन इसका मतलब क्या है? इंस्टेड इसके बरक्स आदिवासीज पे ही डिपेंडेंट थे। लेकिन ये कब तक? टिल 19th सेंचुरी। जब 19th सेंचुरी हो गई या जब ब्रिटिशर्स आ गए, थिंग्स चेंज। आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स्ड। क्या फोर्स इनको किया जा रहा है? थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस, पैसे के एतबार से, फॉरेस्ट पॉलिसीज, इनको निकाला गया। पॉलिटिकल फोर्स, सियासी फोर्स इन पे अप्लाई किया गया, स्टेट के द्वारा भी एंड प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा भी। इनको माइग्रेट कराया गया, इनको जंगल से निकाला गया, इनको फोर्स कराया गया कि आप काम करो एज वर्कर्स इन प्लांटेशन एरिया। इनको कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लाया गया, इनको शहरों में धकेला गया, वहां पे इनको ऐसे काम कराए गए जिसके बारे में इनको नॉलेज नहीं थी, या ऐसे काम कराए गए जिसके लिए इनको बहुत कम पैसे दिए जा रहे थे, एंड दे लिव्ड मिजरेबल लाइफ। ठीक, और यही गरीबी की आह में जलते रहे। इन द नॉर्थ ईस्ट ये जो आदिवासीज है, आदिवासीज के साथ और क्या क्या हुआ अगर नॉर्थ ईस्ट की ओर देखेंगे, यानी कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा की ओर देखेंगे, देयर लैंड हाईली रिमेन मिलिटराइज्ड। वहां पे मिलिट्री है, उन जंगलों में अब मिलिट्री है, और इनको जंगलों से निकाला गया। इंडिया हैज 104 नेशनल पार्क और इसी तरीके से 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और इन्होंने बहुत ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है फॉरेस्ट में, जिसकी वजह से उस फॉरेस्ट से भी, या फॉर द सेक ऑफ नेशनल पार्क, फॉर द सेक ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दीज ट्राइबल्स को भी हम आदिवासीज बोलते हैं बेटा, इनको निकाला गया जंगल से। वही तो आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। ये एक और सब टॉपिक, और इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं बेटा, ध्यान से समझना। मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, हमें यह बताया जाता है कि जो मुस्लिम्स हैं, मुसलमान लोग हैं, वो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में आती हैं, यानी कि उनको भी धकेला गया है पीछे। और इसके लिए भाई एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सरकार थी इंडिया की, उसके द्वारा एक कमेटी भी बिठाई गई 2005 में, और जिसको हेड करने वाले थे राजेंद्र सच्चर, और उसको बोलते भी थे सच्चर कमेटी। इस सच्चर कमेटी को यह बोला गया कि आप जरा चेक कर लीजिए कि मुस्लिम्स मार्जिनलाइज्ड क्यों हैं, मुस्लिम्स के साथ
प्रॉब्लम क्या है, वो सोशो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीछे क्यों है। तो इसीलिए अब इस सच्चर कमेटी द्वारा देखा गया कि मुस्लिम्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, या मुस्लिम्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, या व्हाई द मुस्लिम्स आर मार्जिनलाइज्ड, उनको क्यों पीछे रखा गया है। तो ऑब्वियसली फिर हुआ क्या, इसके द्वारा रिपोर्ट दी गई दैट कि भाई मुस्लिम्स की हालत ये है दैट दे आर सिमिलर टू द आदिवासीज। आदिवासी सिमिलर बोले तो जैसी हालत आदिवासी की है, पढ़ाई लिटरेसी नहीं, भाई इनके पास मकान अच्छे नहीं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं करते। इनके द्वारा सच्चर कमेटी के द्वारा यही बताया गया दैट मुस्लिम जो है अभी वो इकोनॉमिकली एजुकेशनली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, जिसकी वजह से वो मार्जिनलाइज्ड है। यही तो इसमें लिखा है that according to 2011 census, Muslims are 14.2% of India's population, ठीक, are considered to be marginalized। बोला गया कि ये marginalized है। सर marginalized का मतलब क्या हुआ है? To keep away from rest of the society, या जिसकी वजह से मैंने आपको बोला भी है, अगर आप देखोगे भी बेटा, मैंने यहां पे पढ़ाया भी है अंडरस्टैंडिंग marginalization का। To be marginalized is to be forced to occupy the sides of things and thus not to be at the center of the things. Marginalization can be किसके द्वारा मार्जिन, बिकॉज ऑफ स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। अगर आप बाकियों से अलग लैंग्वेज बोल रहे होंगे, आपके एसेंट अलग होगा बाकियों से, आपको मार्जिनलाइज किया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा। फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, मान के चलिए बहुत सारों का एक कस्टम है, आपका डिफरेंट कस्टम है, यू वुड बी मार्जिनलाइज्ड। और यू बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, अगर आप किसी अलग, बहुत सारों का एक ही रिलीजन है, आपका अलग रिलीजन है, आपको मार्जिनलाइज्ड किया जाएगा। मार्जिनलाइज्ड कैन बी बिकॉज इफ अ पर्सन इज पुअर, अगर कोई व्यक्ति गरीब है और बाकी सारे अमीर है, मार्जिनलाइज उसको किया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा, उसका कंसिडर टू बी लो सोशल स्टेटस। अगर किसी का स्टेटस बहुत ज्यादा लो है, उसको भी मार्जिनलाइज किया जाएगा। आदिवासी, द टर्म आदिवासी लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स आर द कम्युनिटीज हु लिव्ड and often continue to live in close association with the foresters। यही तो मैंने समझाया। अब इसीलिए अगर आप देखोगे बेटा, ये वाला मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन in comparison to other, हुआ फिर क्या, recognized that the Muslims in India were lacking behind in various development indicators, the government set up a high level committee in 2005 जिसको हेड करने वाले थे राजेंद्र सच्चर, इसीलिए कमेटी को बोला भी जाता था सच्चर कमेटी। the committee examined the social, economic and educational status। उनने देखा समाज के एतबार से मुस्लिम्स कहाँ हैं, पैसे के एतबार से, मईशत के एतबार से मुस्लिम्स कहाँ हैं, पढ़ने के एतबार से मुस्लिम्स कहाँ हैं, एंड इट सजेस्टेड, और इनने क्या बोला, दैट द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इज कंपेरेबल, यानी कि बराबर है किसके, टू द अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि आदिवासी लोगों जैसी जिंदगी बराबर है। फॉर एग्जांपल से, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन बिटवीन एज 7 to 16 इज मच लोअर, यानी कि 7 से लेकर 16 उम्र तक के बच्चों की लिटरेसी रेट वो बहुत कम है कंपैरिजन टू बाकी। फॉर एग्जांपल से 7 to 16 हम रखेंगे यहां पे मुस्लिम बॉयज, इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी बॉयज, इसी तरीके से हिंदुइज्म बॉयज, इसी तरीके से बाकी सिख बॉयज। समझना, सच्चर कमेटी के द्वारा यह बताया गया दैट कि भाई बराबर ऐसा हो रहा है कि इनके द्वारा बहुत ही ज्यादा कम इनकी लिटरेसी है, और एक्सेस टू बेसिक कम्युनिटीज लाइक लिटरेसी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इनमें मुस्लिम्स बहुत ज्यादा पीछे हैं। आई होप बेटा आपको ये सब समझ आ गया होगा। क्या, द एसेंशियल फैसिलिटीज, ऐसी जरूरी सुविधाएं दैट नीडेड टू बी प्रोवाइडेड, जो चाहिए, जो हमें देनी है टू एवरीवन, हर एक को। जैसे कि क्या सुविधाएं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, जैसे कि वाटर, पानी, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि चलने के लिए ट्रांसपोर्ट, कहीं जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, जैसे कि स्कूल्स, जैसे कि कॉलेज, आर नोन एज द पब्लिक फैसिलिटीज। सो द फैसिलिटीज दैट नीडेड टू बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन, जो हर एक को देनी चाहिए। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस फैसिलिटीज आर टू बी शेयर्ड विद एवरीवन। इसका फायदा सिर्फ एक को नहीं मिलेगा, इसका फायदा सिर्फ एक ही नहीं उठाएगा, इसका फायदा हर एक को मिलेगा बेटा। तो ऑब्वियसली इसी को हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज।
कोई दिक्कत तो नहीं। अब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस इट इज प्रोवाइडेड, जैसा मैंने बोला, जब इसको प्रोवाइड किया जाता है, इसकी सुविधाएं हर एक व्यक्ति ले सकता है। इट्स बेनिफिट्स कैन बी शेयर्ड बाय मेनी पीपल या बाय ऑल द पीपल। एंड इसीलिए जब पब्लिक फैसिलिटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कोई तो इसकी जिम्मेवारी लेना चाहिए ना, कोई तो ये बोलना चाहिए ना कि हाँ मैं पब्लिक फैसिलिटी दूंगा। और ये जो हमारे पास समवन है जिसके पास ये जिम्मेवारी है पब्लिक फैसिलिटी देने की, वो कोई और नहीं बल्कि सरकार है। सो गवर्नमेंट इज द पर्सन, गवर्नमेंट is the instrument which provides the public facility, जो public facility हमें provide करता है। अब यहां पे मैंने कुछ एक important data लिखा है, that is the constitution, जो इंडिया का कानून है, guarantees, वो ये गारंटी देता है right to education, तालीम देने का हक। किनको? उन बच्चों को जिनकी एज from 6 to 14 years है, यानी कि जिन बच्चों का एज 6 to 14 years है, they are having the right to get educated, उनसे तालीम हासिल करने का हक कोई भी नहीं छीन सकता। अब आगे हम मसला है, where does the government get money for the public facilities? One of the important question, ये बात यहां पे समझ लेना बेटा, that where does the government get money for the public facilities, ये समझना है हमें। क्यों? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको बताया, अगर हम समझेंगे भी बेटा, ये है पब्लिक फैसिलिटी, और ये पब्लिक फैसिलिटीज में हमने अभी देखा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हमने ये देखा जैसे कि वाटर सप्लाई भी है। इतना ही नहीं, हमने देखा जैसे कि एजुकेशन है, हमने देखा इतना ही नहीं, हॉस्पिटल्स यानी कि हेल्थ सर्विस भी हमें चाहिए। तो ऑब्वियसली दीज आर पब्लिक फैसिलिटीज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जिसको देने वाला हमें कौन है? गवर्नमेंट, सरकार जिसको देने वाली है। लेकिन मसला है, अगर सरकार हमें ये सुविधाएं दे रही है, अगर सरकार हमें ये पब्लिक फैसिलिटी दे रही है, तो कॉमन सेंस ही बात है, हमें यहां पे ये समझना है दैट के लिए पैसा भी तो चाहिए। मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में तो नहीं आएगी, मान के चलिए वाटर सप्लाई ले आना, पाइप्स बिछा देना, घर तक पहुंचा देना, उसमें भी तो पैसा लगेगा ना। सो वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी? आपको याद होना चाहिए दैट, आपको पता होगा कि हमारे यहां पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर हाउस है, इसी पार्लियामेंट में पेश किया जाता है एनुअली, यानी कि हर साल पेश किया जाता है बजट। बजट बोले तो सर, बजट में हमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो गवर्नमेंट ये बताता है कि मुझे एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे कहां कहां पे होंगे, और दूसरा हमें यही बताता है गवर्नमेंट कि मुझे रेवेन्यू भी कहां से मिलेगा। रेवेन्यू बोले तो पैसा कहां से मिलेगा इन खर्चों को उठाने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं। हम अगेन सेइंग, जो इसके बाद का क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द गवर्नमेंट गेट द मनी फॉर द पब्लिक फैसिलिटीज? आई एम सेइंग दैट इन द पार्लियामेंट एनुअली बजट इज प्रेजेंटेड। बजट जब प्रेजेंट होता है, इस बजट में होता क्या है? बजट कंटेन्स ऑल द एक्सपेंसेस विच आर बोर्न टू बी मेट बाय द गवर्नमेंट। बजट कंटेन्स ऑल द रेवेन्यू, यानी कि फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट इज गेटिंग द मनी। मेरे कहने का मकसद, यहां पे तो खर्चा हो रहा है, लेकिन पैसा कहां से आ रहा है? याद रखना, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्स, टैक्स वसूलती है हमसे, टैक्स वो लेती है हमसे। टैक्स से जो पैसा आता है, उसी टैक्स के पैसे से जो गवर्नमेंट है वो हमें प्रोवाइड करता है पब्लिक facilities. Roads, obviously they are the public facilities, they are being shared by everyone, their benefits can be availed by anyone. So obviously उनको बनाता कौन है? गवर्नमेंट बनाता है। गवर्नमेंट पैसे कहां से लाता है? रेवेन्यू से। रेवेन्यू कहां मतलब? टैक्स से बेटा। यही तो इस क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं। Every year you must have heard that the government budget is being presented in the parliament. ठीक, this is an account of the expense. एक तो expense हमें मिलते हैं जो इनको प्रोग्राम्स पे लगेंगे, and the plans to spend in the coming year. In the budget, the government announces all the various ways in which it plans to meet expenses, यानी कि अपने खर्चे कहां से लाएगा। The main source, जो मेन सोर्स है रेवेन्यू का, that is to collect the tax.
टैक्स कलेक्ट करने का। सो ऑब्वियसली फॉर इंस्टेंस टू सप्लाई वाटर द गवर्नमेंट हैज टू इनकर द कॉस्ट। उनको कॉस्ट को चाहिए, जैसे कि पंपिंग वाटर, लॉन्ग डिस्टेंस में पाइप्स ले आना, उसको फिर वाटर को इम्प्योरिटीज खत्म कर देना, तो ऑब्वियसली इसमें तो पैसा लगेगा। ये कहां से आता है? टैक्स से आता है। अब आगे ये समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं दैट वाटर जो है इट्स अ फंडामेंटल राइट। वाटर फंडामेंटल राइट आता है बेटा, और याद रखना बच्चा दैट वाटर अगर फंडामेंटल राइट है, कहां से कैसे आता है आपको पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 दैट राइट टू लाइफ, जिसको हम बोलेंगे राइट टू लाइफ बोले तो जीने का हक, और उसी जीने के हक में एक बहुत सारे, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी है, जैसे कि राइट टू हेल्थ है, इसी तरीके से राइट टू एडुकेट वाटर, ड्रिंकिंग सेफ वाटर भी एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन हाँ, मैं कंक्लूड कैसे चैप्टर को यहां पे कर रहा हूं, याद रखना बेटा, हमें बताया जाता है, बहुत सारों के द्वारा यह बताया गया कि अगर हमें गवर्नमेंट अच्छे से वाटर सप्लाई नहीं कर पा रही, अगर वाटर सप्लाई उनके द्वारा नहीं हो पा रहा, अगर वो वाटर सप्लाई में बराबर की परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं, तो क्यों ना इस वाटर सप्लाई को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास दिया जाए, क्यों ना वाटर सप्लाई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दी जाए, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन हमें बताया जाता है कुछ फैक्ट्स को आप पहले समझिए। क्या? सबसे पहला फैक्ट दैट अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करो, 90 to 99% जो वाटर सप्लाई है वो दे रही है गवर्नमेंट सेक्टर, ना कि प्राइवेट। डन हो गया एक फैक्ट। सर इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है जब पूरी दुनिया ने वाटर सप्लाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाटर सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूरी दुनिया ने गवर्नमेंट सेक्टर को दी है, तो कॉमन सेंस ही बात है, वी मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट द होल वर्ल्ड इज accrediting this fact, that the whole world is accepting this fact, that the water supply is the basic necessity and it cannot be given to a private sector whose only motive is profit, अपना सपना मनी मनी। सो इसीलिए बताया जाता है जब भी कभी भी कहीं पे वाटर सप्लाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी जिम्मेवारी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दी गई, तो एब्रप्ट राइज इन द प्राइसेस हो गया, यानी कि उन्होंने पानी पे बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया, उन्होंने पानी के प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से पुअर लोग जो है, गरीब लोग जो है, वो अफोर्ड नहीं कर पाए। और इवन तो बताया जाता है वन ऑफ द कंट्री इन साउथ अमेरिका जिसका नाम है बोलीविया, उनके यहाँ जब पानी प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था, उन्होंने फिर जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, बिकॉज उन्हें देखा दैट गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक फैसिलिटी ऑफ वाटर टू अ प्राइवेट सेक्टर अचानक से बहुत ज्यादा स्टीप प्राइसेस में हो गया। तीसरा, हमें यह बताया जाता है दैट इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या जो वाटर डिपार्टमेंट है उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। इसका मतलब हमें यह बताया जाता है दैट अगर सरकार खुद अच्छे से कर पा रही है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ गिविंग दिस फैसिलिटी टू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्राइवेट सेक्टर, जब खुद गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो बढ़िया से कर रहा है। डन। और सबसे बड़ी चीज ये बताया जाता है, इवन दो इन मुंबई, इन हैदराबाद, गवर्नमेंट ने अगर प्राइवेट सेक्टर को दिया भी, यानी कि गवर्नमेंट ने अगर प्राइवेट सेक्टर को ये बोला भी कि हाँ आप पानी दे दो, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर ने ये बोला रेट हम डिसाइड करेंगे, तब जाके आप दे सकते हो। यही तो हमें यहां पे बताया जाता है। देखिए, सम पीपल आर्ग्यू, कुछ लोगों ने यह बोला दैट द गवर्नमेंट इज अनएबल टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड एंड मेनी ऑफ द म्युनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स आर रनिंग ऑन लॉस, वी शुड अलाउ द प्राइवेट कंपनीज, हमें प्राइवेट कंपनीज को देना चाहिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हमें बताया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में वाटर सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार की फंक्शन है। यही तो मैंने आपको यहां पे बताया। नेक्स्ट, हमें बताया जाता है दैट बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं वर्ल्ड में जिन्होंने वाटर सप्लाई यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर ने अचीव कर ली, और इवन दो इन फ्यू केसेस वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे एक प्राइवेट कंपनी को दी गई, वहां पे हुआ क्या, स्टीप राइज इन द प्राइसेस ऑफ वाटर। भाई पानी में जबरदस्त प्राइस बढ़ा दिया गया। इवन दो एक कंट्री है बोलीविया साउथ अमेरिका की, उन्होंने इस पे जबरदस्त
प्रोटेस्ट किया और फाइनली फिर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ही ले लिया। और हमें बताया जाता है दैट इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने वाटर डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट है, उनको बहुत ही ज्यादा कामयाबी मिली, जैसे कि हैदराबाद है, मुंबई। इवन तो इन चेन्नई द डिपार्टमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करना, एंड इवन तो हैव आल्सो यूज्ड द सर्विस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। ठीक, लेकिन फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाटर, बट द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइडेड द रेट। वाटर सप्लाई की जो रेट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही सिलेक्ट करती है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही डिसाइड करती है। अब पब्लिक फैसिलिटीज का ये चैप्टर भी एक ग्लिम्स में सारा हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, पब्लिक फैसिलिटीज पढ़ लिया, ऐसी फैसिलिटी जो सबको मिले। वाटर सप्लाई के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद भाई बोला जाता था गवर्नमेंट कहां से पैसा लाती है, वो भी समझ लिया। फिर बोला गया कि प्राइवेट कंपनीज को दी जाए ये सुविधा, लेकिन उसका भी मैंने आपको बता दिया। अल्टीमेटली हम ये समझते हैं कि डे बाय डे करना क्या चाहिए, गवर्नमेंट मस्ट इंट्रोड्यूस सम ऑफ द न्यू इनिशिएटिव्स, कुछ नए इनिशिएटिव्स सरकार को लाने चाहिए, जिनकी वजह से वो जहां पे वाटर सप्लाई अवेलेबल नहीं है, जहां पे वाटर सप्लाई इनएडुकेट है, भाई उन जगहों को अवेलेबल कराए वाटर से, या सेकेंड थिंग वहां पे वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए। सो ये हमारा पब्लिक फैसिलिटीज भी खत्म, या इन नटशल वी कैन से हमारा पॉल साइंस टर्म सेकंड का सारा खत्म। आई होप, अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप रब के फजल से आपको सब ये समझ आ गया होगा। वी द थीम ऑफ वैली इंस्टीट्यूट क्वालिटी एजुकेशन ऑलवेज प्रेज फॉर यू दैट जब भी आप एग्जामिनेशन में जाओ, अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करे। यू वुड बी अमंग द शाइनिंग स्टार्स बिकॉज यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द वैली इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन। अल्लाह हाफिज।